हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमने जो कंसेप्ट हमने जो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर बात कर रहे हैं विद्युत धारा की, तो लगभग हमने ये जो टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। हमने इसके पीछे वाली जो क्लास थी उसके अंदर बात कर लिया था प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की, है ना। ये सभी ने देखा होगा आपने, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा, बार बार देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक वीडियो को बार बार दो बार 3 बार जितना भी आपको टाइम लगे, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे की पूरी जो चीजें हैं वो आराम से समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन जो है वो पीछे वाला अच्छा लगा है, और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे वाले जो इस वीडियो के अंदर जो बात करूंगा, मैं बात करूंगा प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की, जिसको आप पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल में। जब आपके न्यूमेरिकल होंगे तो उनमें ये समांतर क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एकदम ध्यान से देख करके अगर इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन। कौन से क्रम की बात करते हैं? पार्श्व क्रम, या फिर इसको बोलते हैं दूसरा नाम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। और ये सभी को रिमेंबर है कि किस संयोजन की बात कर रहे हैं? प्रतिरोधों के संयोजन की बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है किसी भी सर्किट के अंदर वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम के रूप में, एक दूसरा समांतर क्रम के रूप में। तो हमने श्रेणी क्रम के बारे में तो पढ़ लिया था। आज बात जो कर रहे हैं वो उसकी किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? पार्श्व क्रम संयोजन की। देखिए, पार्श्व क्रम संयोजन में वास्तव में क्या चीज होता है? यहाँ पर जैसे मान लो ये कोई सर्किट है, एक मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक सर्किट है और इसके अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ प्रतिरोध, और इस तार संधि से यहाँ वाली साइड में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ, और इधर वाली साइड में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब ये तीनों के तीनों वायर जो है वो एक संधि के द्वारा जुड़ेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और ये जो है ये वाला सिरा, इन दोनों का जो सिरा है ये जुड़ेगा किसके साथ में? एक बैटरी के साथ में। इस तरीके से ये बैटरी होगी। उसके बाद में कुंजी लगाएंगे, उसके बाद में एक एमीटर लगाएंगे, और देन हम क्या लगाएंगे? एक वोल्टमीटर लगाएंगे। तो आप सभी को पता है कि वोल्टमीटर जो है वो किस क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में जुड़ता है। वही बात करें एमीटर की, ये जो एमीटर आपको दिखाई दे रहा है ये एमीटर जुड़ता है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये बात आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, यहाँ पर बैटरी का प्लस सिरा, यहाँ पर बैटरी का माइनस सिरा, और विद्युत धारा बहेगी प्लस से माइनस की तरफ। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक नोट कीजिए कि जो आई जो जा रही है, विद्युत धारा जो जा रही है वो इस पॉइंट तक तो सेम जा रही है, आई जा रही है, पर जैसे ही इस पॉइंट से आगे शुरू होगी विद्युत धारा, आगे सर्किट में जाएगी, तो इसके अंदर क्या होगा? इस वाले वायर से या इस प्रतिरोध में जो धारा गुजरेगी वो गुजरेगी आई पर, किसी भी वैल्यू की अलग अलग धाराएं गुजरेगी तीनों में से। तो यहां से गुजर रही है मान लो I1, और इधर से क्या गुजरेगी? I2, और इधर वाले प्रतिरोध से या वायर से कौन सी गुजरेगी? I3 गुजरेगी। तो ये सारी की सारी जो धाराएं है, ये सारी की सारी धाराएं इस प्रतिरोध में से होकर क्या होगी? गुजरेगी, और लास्ट में जाकर के इस पॉइंट पर सभी की सभी क्या हो जाएगी? आपस में मिल जाएगी, और टोटली जो धारा निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? I निकलेगी। ठीक है, तो ये दो इसी चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आप ये जानते हो कि सर प्रतिरोध जो है वोल्टमीटर जो है वो कौन से क्रम में लगता है? ऑब्वियसली आप बता दोगे कि सर ये कौन से क्रम में लगता है? समांतर क्रम में लगता है। कौन से क्रम में लगता है? समांतर क्रम में। तो मैंने यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया जो कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। इतनी चीज किस किस को समझ में आ गई? देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको प्रतिरोध लेने हैं। क्या लेने हैं? प्रतिरोध। इस वाले प्रतिरोध को मैं नाम देता हूँ R1, इस वाले को नाम देता हूं मैं R2, और इस वाले प्रतिरोध को नाम देता हूं मैं R3। तो 3 प्रतिरोध आपके पास है, और तीनों के तीनों जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े। कौन से क्रम में? एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो वोल्टमीटर है ये भी कौन से क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में, यानी कि इनके पैरेलल जुड़े हैं। दूसरी बात करें एमीटर जो है वो कहां से
जुड़ेगा, यहाँ पर कुंजी को क्या किया गया है, ऑन किया गया है, यानी कि ये बंद कुंजी है। ठीक है, चलिए अब यहां से बात करें तो यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, तो सीरीज में श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी लगी हुई है जिससे वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, एक आरेख तैयार कर लिया। अब हम बात करेंगे कि इसका समांतर क्रम शोधन में कुल प्रतिरोध जो होता है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं कि इस पूरे सर्किट में अगर बात करूं तो प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम शोधन है उसके अंदर एक चीज याद रखें कि प्रतिरोधों के इस प्रकार के शोधन में आई का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है, अलग अलग आई अलग अलग होगी। विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में से क्या होगा, अलग अलग गुजरेगी। दूसरी बात अगर करें यहाँ पर तो आई के अलावा क्या है, वोल्ट की बात करेंगे तो वोल्ट यहाँ पर क्या रहता है, समान रहता है। वोल्ट यहाँ पर क्या रहता है, समान रहता है, यानी कि इसका मतलब समान कौन, वोल्ट मीटर। यानी कि समांतर क्रम शोधन के अंदर विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, और विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। तो ये चीज आप याद रखें। अगर आपको डेफिनेशन दी जाए कि प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान क्या है, अलग अलग, और विभवांतर का मान क्या है, समान रहे, तो इस प्रकार के शोधन को अपन क्या बोलेंगे, समांतर क्रम शोधन बोलेंगे, पार्श्व क्रम शोधन बोलेंगे। क्लियर होगी, ठीक पहुंच गई बात है। चलिए आइए, यहां तक आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ कि सबसे पहले बात करें इस R1 प्रतिरोध की। मैं इसको पहले बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर्किट में जो टोटल जो विद्युत धारा है वो क्या है, आई है। तो ये आई क्या है, ये आई जो है वही इन वायरों के अंदर से गुजर रही है, और ये वायर सारे के सारे यहाँ पर जुड़ करके क्या है, इस वायर में से बाहर निकल जाएगी धारा। तो इसका मतलब ये धारा आई जो है ये कुल धारा है, और इन सभी धाराओं के योग की क्या होगी, बराबर होगी। आप बोल सकते हो कि सर यस सर, I1 और I2 और I3 वही धाराएं हैं जो आई है, यानी कि ये दोनों तीनों जो धाराएं हैं उनका जो टोटल जो है वो आई है। यानी कि इसी धारा का जो रूप जो है वो इन सभी प्रतिरोधों में से होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है, और फाइनली इस पॉइंट से आकर के ये जो धारा जो है, ये तीनों धाराएं आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि यहां पर इस पॉइंट पे I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। तीनों की तीनों धाराएं इस पॉइंट पे आकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और फाइनली हमें कौन सी धारा मिलती है, यस सर, I धारा मिलती है। कौन सी धारा मिलती है, I धारा मिलती है। तो मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा लिखना चाहूंगा कि कुल धारा जो है समांतर क्रम शोधन में कुल धारा, उसको अपन I बोल देंगे, वो क्या होगी, सभी का टोटल होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसको समीकरण हम मान ले क्या, SP मान। क्या मान लेते हैं, SP। दोस्तों ये बात समझ में आ गया, टोटल जो I जो है वो इन सभी के योग के बराबर होगी, तो कुछ नहीं किया हमने। चलिए बात करते हैं। अब दूसरी बात हमने देखा, जैसे हमने समांतर श्रेणी क्रम में पढ़ा, उसी हिसाब से यहाँ पर पढ़ेंगे ओम के नियम से। किस नियम से, ओम के नियम से। तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हो कि ओम का नियम क्या है, कि विभवांतर जो है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, और V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब इस सूत्र को मॉडिफाई करना होता है। क्यों करना होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जिस भी राशि का अपन निकाल रहे हैं, जिसको विभवांतर हो चाहे विद्युत धारा हो, तो विभवांतर या विद्युत धारा में से जो चीज अलग होगी हम ओम के नियम से वही निकालेंगे। अगर आप सभी को याद आ रहा है तो आप मेरी बात को जैसे आप सुन पा रहे हो, तो मैं ये बात पहले कर चुका हूं कि जिस भी राशि का मान हमें अलग दिया होता है या फिर अलग होता है, उसी राशि का हम ओम्स के नियम से क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी आई अलग है, क्योंकि V जो है वो यहाँ पर क्या है, सभी प्रतिरोधों के लिए समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ से क्या निकालना होगा, I निकालना होगा। तो I निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये I है, ये पूरा भी R है, तो R इधर आके किस में चला जाएगा, भाग में, तो V बटे R, और बराबर में क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो ये वाला आपको क्या रखना है याद। इसको मान लो समीकरण नंबर क्या, 1 मान लेते हैं।
समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यहां तक किसको दिक्कत आ रही है वो बताएं। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप बिना संकोच किए, बिना घबराहट के आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर एक बार मैं देख नहीं पाता हूं तो आप 2 बार कमेंट कर दीजिए, तो जिससे क्या है कि वो मेरे ध्यान में आ जाता है कि यार वास्तव में इनको समझ में नहीं आएगा वो कंसेप्ट, तो मैं आपको बार बार बताने की इसको प्रयास करूंगा। ठीक है, तो घबराने की कहीं जरूरत नहीं है कि हमें समझ में नहीं आया, ये वाली बात है, हम किससे पूछे, डाउट कैसे क्लियर करें। अब लाइव क्लास तो है नहीं, तो डाउट कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। यहां तक कोई समस्या नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है, इतना हमने निकाल लिया, अब R1 प्रतिरोध में से कितनी धारा बहेगी, R1 प्रतिरोध में से कितनी धारा बहेगी ये हमें देखना है। तो मैं लिख देता हूं R1 प्रतिरोध के लिए, जैसे हमने उस वाले में किया है सेम वही करेंगे R1 प्रतिरोध के लिए। तो R1 प्रतिरोध के लिए धारा क्या है, ओम के नियम को देख देख करके हम मानते जाएंगे बस। ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V बटे R। तो I R1 प्रतिरोध के लिए क्या है, R1 के लिए क्या है, I1 है। ऑब्वियसली मैं लिख दूंगा I बराबर I का फॉर्मूला V बटे R, तो V क्या है, सेम है सभी के लिए, तो V का V। और R1 प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, तो R1 प्रतिरोध के लिए R जो है, R की वैल्यू क्या है R1 प्रतिरोध के लिए, R1 ऑब्वियसली। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 1। इस प्रकार से हम सारी की सारी जो समीकरण है वो तैयार कर लेंगे, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए। चलिए कहां समस्या आ रही है, तो मैं आपको यहां से देखिए बता देता हूं, जैसे आपको पूरा ध्यान में रहेगा। चलिए मैं लिख दूंगा R2 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए। ठीक है सर, आपने बताया R2 प्रतिरोध के लिए। उसके बाद में यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वही बात कि I ओम के नियम क्या होता है, I बराबर V बटे R। तो I का मान यहां पर क्या है, R2 के लिए। इसके अंदर R2 में कौन सी धारा जा रही है, मान लीजिए I2 जा रही है, तो I2 बराबर V सभी में सेम है, और R का मान क्या है, R2 के लिए R2। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गई, यहां पर 2 हो गई। समीकरण नंबर यहां पर क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और चलते हैं। चलिए अब R3 के लिए बात करेंगे, तो R3 के लिए हम बात कर लेते हैं एक बार। चलिए लिखोगे सेम का सेम R3 प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, R3 प्रतिरोध के लिए। R3 प्रतिरोध के लिए कोई अलग चीज तो निकालोगे नहीं, कौन से निकालोगे, सेम का सेम, जैसे हमने पहले किया है सेम का सेम ऐसे करेंगे। जैसे I का मान जो है R3 के लिए क्या है, कौन सी धारा जा रही है, I3 जा रही है, तो इसका मतलब I के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर I3 एक बार V बटे R के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली R3 हो जाएगा, तो R3। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखें, समीकरण 1 ये रही, सॉरी ये 2 लिखना था, यहां पर, यहां 3 और यहां पर कौन सी है, 4। तो आप ध्यान से देखें कि एसपी समीकरण जब हमने देखी, इसके अंदर हमने क्या बताया कि I जो है वो टोटल धारा के बराबर होती है, और हमने ओम के नियम के थ्रू हमने तीनों प्रतिरोध में जो धारा गुजरी है उनका हमने I निकाल लिया। इसका मतलब इन सभी का मान समीकरण एसपी में रखने पर, तो लिख देंगे समीकरण एसपी में क्या रखने पर, मेरे मान रखने पर। तो समीकरण एसपी क्या बोल रही है, सभी बताएंगे एक बार। समीकरण एसपी जो है वो बोल रही है कि I का मान रखो, पहले I हमने देखा ओम के नियम से V बटे R, तो मैं लिख दूंगा ये तो सर V बटे R बराबर I1 का मान कितना है, देखिए ध्यान से, V बटे R1, तो मैं लिख दूंगा V बटे R1। उसके बाद में क्या है, प्लस I2 I3, यानी सभी के मान हमने जोड़ने हैं, तो I2 का मान हो जाएगा V बटे R2 और I3 का मान हो जाएगा V बटे R3। तो यहां तक किस को समझ में आ चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमने टोटली क्या रखा है, इसमें मान रखा है। कुल मिलाकर बात ये है कि हमने इसमें क्या रख दिया, मान पूरा कर दिया है। चलिए बात करते हैं, आइए अब यहां से ये करेंगे कि यहां से कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहां तो V बटे R का V बटे R लिखा हमने,
इन सभी में कॉमन क्या चीज आ रही है? आप देखोगे कि सर आर को कॉमन नहीं आ रहा, आर और आर को आर 3 हो रहा है, इसका मतलब कॉमन आ रहा है वी। क्या आ रहा है? वी। तो जब मैं वी कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा, ऊपर निकाला तो ऊपर एक बचा, नीचे क्या बचा? R1। ऊपर से वी कॉमन आ गया तो 1/R2, ऊपर से वी फिर कॉमन आ गया तो 1/R3 हो गया। अगर आप वी को अंदर गुणा करोगे तो सारी चीज यही बन के आ जाएगी, यही बन गया। ठीक है, अब v से v मैंने क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। यहां से मैंने क्या कर दिया? इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि v यहां पर और v यहां पर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? वो चीज लिख देते। चलिए सर, ऊपर से गया तो इसका मतलब 1/R रह गया बराबर 1/R2 R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3 डॉट। अगर ये 3 जोड़े हैं तो 3 के लिए आ गया, अगर बहुत ज्यादा आप प्रतिरोध जोड़ते हो तो Rn हो गए, यानी कि जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं वो सारे के सारे इसी क्रम में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो टोटली मिलाकर हम बात करें तो कुल जो प्रतिरोध जो है, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है, व्युत्क्रम, ठीक है ना, तो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के ही योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो कुल प्रतिरोध का उल्टा व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम और योग की क्या होगा? बराबर होगा। अब जितने भी प्रतिरोध सारे जुड़े होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसकी वजह से हम सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं समांतर क्रम संबंध के उन सभी को आराम से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। यहाँ पर जो मेन चीज जो है ना वो याद रखें, ये फॉर्मूला तो याद रखिएगा, अभी मैं ड्राइव कराऊंगा तो आपको करना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से 3 बातें जो है वो निकल के आई को हमने देखा इस क्रम में। एक बार मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ, दोनों का एक थोड़ा सा डिफरेंस पता कर लेते हैं अपन। श्रेणी क्रम संबंध, एक तो श्रेणी क्रम संबंध देखा हमने, और दूसरा कौन सा देखा? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर समांतर क्रम देखा। कौन सा क्रम देखा? समांतर, और जिसको अपन क्या बोलते हैं? पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम। तो समांतर क्रम और पार्श्व क्रम संबंध देखा, किसका देखा? प्रतिरोधों का। तो आइए दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि श्रेणी क्रम संबंध में आई का मान क्या रहता है? समान रहता है। आई का मान क्या रहता है? समान। ये हमने देखा था। V जो है, V का मान क्या रहता है? अलग अलग। V क्या रहता है? अलग अलग रहता है। तो V का मान अलग अलग हुआ, ठीक है साहब। उसके बाद में हमने देखा इसका जो सूत्र जो निकल के आया, यानी कि कुल प्रतिरोध का, कौन से प्रतिरोध का? कुल प्रतिरोध का। तो कुल प्रतिरोध जो है उसका जो फॉर्मूला जो था वो क्या था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी है उन सभी को जोड़ दो, उन सभी को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से यहां से क्या निकल के आ जाता है? कुल प्रतिरोध निकल के आता है। क्या निकल के आ जाता है? कुल प्रतिरोध। तो मेन बातें बस हमें इतनी याद रखनी है। रीट के जो स्टूडेंट्स हैं या रीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ इतना याद रखना है कि श्रेणी क्रम संबंध में धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है, और सूत्र इसका क्या होता है? कुल प्रतिरोध का वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट, जितने भी आप हम सभी को क्या कर देंगे? एक सीरीज में जोड़ देंगे और हमारा टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। वो बातें आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप उसको सत्यापित करके दिखाओगे ये फॉर्मूला कहां से आया। ये केवल 10th क्लास के जो बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए काफी बात है, क्योंकि उनको रिटर्न में करना होता है, आपको तो ऑब्जेक्टिव करने हैं, तो आपको इस फॉर्मूले पर क्या आगे क्वेश्चन लेंगे, करवाऊंगा अभी। चलिए बात करते हैं। आइए अब इस वाले की बात कर लेते हैं। तो इधर क्या होगा? इसका उल्टा होगा। आई इसमें क्या होगा? अलग अलग, जो आपने देखा था I1 I2 I3 के फॉर्म में। दूसरी बात यहाँ पर V जो है वो क्या होगा? समान होगा। तीसरी बात यहाँ पर कुल जो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है वो कितना होगा? अभी फॉर्मूला निकाला ना कुल प्रतिरोध का कि 1/R1 सॉरी 1/R बराबर R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3 और डॉट 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 कितने भी जुड़े हुए वो सारे के सारे ऐसे ही इसी क्रम में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये समांतर क्रम का सूत्र हुआ। तो ये दो सूत्र आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही आपको पूछे जा सकते हैं।
तो अब यहाँ पे एक उपकरण होता है, इसको क्या करते हैं, इसी सर्किट में यूज करते हैं। एक उपकरण है जो श्रेणी क्रम में लगा होता है, उसका नाम क्या है आप सभी बताइए। मैंने बताया था एमीटर जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा होता है, एमीटर, या फिर इसको एमीटर बोलते हैं, एमीटर, ये जुड़ा होता है। कौन से क्रम में जुड़ा होता है, हमेशा याद रखें श्रेणी क्रम। तो ये उपकरण है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इसी प्रकार से इसके अंदर भी एक उपकरण है जो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, और ये आपने देखा होगा इसके अंदर उपकरण कौन सा होता है, वोल्टमीटर, जो किस क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में जुड़ा, जिसको अपन बोलते हैं पार्श्व। तो ये एक छोटा सा एक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। तो उम्मीद करता हूं कि डिफरेंस भी आपको आराम से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर रखने का जो कंसेप्ट जो है वो एक बार आप छोड़ दीजिए, है ना। जब तक मैं हूं यहाँ पर आपको करवा रहा हूं तो आप ये मान के चलें कि रखने का कंसेप्ट बिल्कुल भी हमें याद नहीं रखना है। हमें सिर्फ सीखने के मकसद से यहाँ पर आना है और सीख कर नहीं देना है। ऐसे नहीं है कि हमने 5-10 मिनट क्लास ली, उसके बाद में हमने वीडियो को स्किप करके छोड़ दी, हम आगे वाले देखिए। जितना ज्यादा आप कंटेंट को देखोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई ज्यादा हार्ड चीज तो है नहीं, और मैं इतना जो लेंथी तो आपको करवा ही नहीं रहा जिससे आपको समझ में नहीं है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप बार बार 2 बार वीडियो देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट करें और बने रहिए। चलिए यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक न्यूमेरिकल्स पे लेके चलूंगा, जिसमें से एक न्यूमेरिकल आपको जैसे मान लो दिया हो कि एक विद्युत लेंथ है जिसका प्रतिरोध है 20। देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक विद्युत लेंथ है, सॉल्व कर लूंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। विद्युत लेंथ है, ये क्या है, विद्युत लेंथ है जिसका प्रतिरोध क्या दिया है, प्रतिरोध। विद्युत लेंथ का क्या है, प्रतिरोध कितना दिया है, 20 ओम दिया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 20 ओम है, प्रतिरोध कितना है 20 ओम। और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक है 6 वोल्ट की बैटरी के अनुसार जुड़ा हुआ है। कितने ओम का, 4 ओम का। एक 4 ओम प्रतिरोध का एक चालक है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस एक और है, चालक है, चालक का प्रतिरोध एक चालक और है, और उसका प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 4 ओम। कितना दिया हुआ है, तो कितने प्रतिरोध हो गए, 2 प्रतिरोध ऑब्वियसली आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में परिपथ में कुल धारा। अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पूछे गए आपको, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए करेंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल प्रतिरोध निकालिए, क्या निकालिए, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालिए, और क्या निकालना है, चलिए ये फाइंड आउट करना आपको। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि परिपथ में धारा निकालिए, परिपथ में क्या निकालिए, धारा, परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा टोटल जो आई है उसका मान निकालना। दूसरी बात आपको एक दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, विद्युत लेंथ व चालक के सिरों पर विभवांतर की, ठीक है, लेंथ और चालक के सिरों पर विभवांतर, इस पर चालक के सिरों पर विभवांतर निकालिए, ये चीज आपको निकालनी है। तो यहां तक किस को दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, और इसने ये नहीं दिया हुआ कि कौन से ले, क्योंकि इसने एक डायग्राम दे रखा है आपके सामने, मैं डायग्राम रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखें। डायग्राम में दिया हुआ है जो आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो इस तरीके से, ये एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, एक विद्युत बल्ब है जिसका प्रतिरोध आपके सामने है, एक आपको दिया हुआ है बैटरी जोड़ रखी है, और एक साइड आपके लिए एमीटर जोड़ रखा हुआ, एमीटर, उसके बाद में एक साइड आपके लिए कुंजी जोड़ रखी हुई है ना, तो ये लो कुंजी जोड़ दी, ठीक है। तो इस तरीके से एक सर्किट बनाया गया, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इतना दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, ये जोड़ देता हूं। चलिए यहाँ पे क्या जुड़ी हुई है, कुंजी जुड़ी हुई है, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक सर्किट क्या है, कंप्लीट किया गया है, इस तरीके से एक सर्किट क्या किया गया है, कंप्लीट किया गया है, आपको दिखाने के लिए,
तो यहां से आपके लिए क्या है, आई है। अब आप जानते हो कि इस कर्म कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप बता दोगे कि सर ये तो कर्म जो है उस श्रेणी क्रम सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये चालक तार है, ये तार का चालक है, ये चालक है, जिसका इस चालक तार का चालक का प्रतिरोध देखा है कितना, 4 ओम। और अभी बात करें इस बल्ब की, अगर बात हो जाए तो इस वाले बल्ब का जो मान देखा है वो देखा है 20 ओम। कितना देखा है, 20 ओम देखा है। कितना देखा है, 20 ओम देखा है। तो यहाँ पर ये 20 ओम है और यहाँ पर क्या है, 4 ओम है। तो अब इसकी बात करें तो यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज भी कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो दे रखा है 6 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर भी देखो दे रखा है, बता देता हूं क्वेश्चन में दिया है बैटरी जो है, यहाँ लिख देते हैं, बैटरी जो है उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, 6 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो विद्युत लैंप का प्रतिरोध आपको दे रखा है कितना, 20 ओम, और यहाँ पर बैटरी कितनी दे रखी है, 6 ओम की दे रखी है। और इधर देखें तो ये चालक का प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम यानी कि 20 ओम। ये क्वेश्चन जो है इसका जो आपको दे रखा है आई के दे रखा है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखें। फाइंड आउट आपको करना है कि टोटल प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद में धारा निकालनी है, कुल धारा, उसके बाद में लैंप और चालक के सिरों पर, यानी कि इन दोनों के सिरों पर, इस चालक के सिरों पर और इस वाले लैंप के सिरों पर आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। इसको मान लो आप V1 और इस वाले को मान लो आप V2। तो ये फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं हम पहले आंसर की तरफ, जिसके अंदर आपको क्या निकालना है। सबसे पहले बताया गया है कुल प्रतिरोध। आप सभी को पता है सारे के सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी कि श्रेणी क्रम शोधन है, और श्रेणी क्रम शोधन का जो फॉर्मूला है वो आप बता देंगे। आंसर नंबर पहले की बात कर रहा हूं। तो अभी हमने देखा था कि श्रेणी क्रम शोधन में किस तरीके से फॉर्मूले को हमने फाइंड आउट किया था। तो हमने लिखा कि कुल प्रतिरोध होगा R बराबर जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सभी का क्या होगा, टोटल होगा। तो 2 लगेंगे, 3 जुड़े हुए तो 3 लगेंगे, और जितने भी जुड़े हुए उन सभी को आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। चलिए R1 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 4 ओम। अब जरूरी नहीं है कि R1 की वैल्यू आप अपने हिसाब से किसी को भी मान लो, R1 R2 कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रतिरोध दिए हुए उन सभी को आपको क्या करना है, टोटल करना है। मान लेता हूं मैं इसको क्या मान लेता हूं, R1 माना, और इस वाले को हमने क्या माना, R2 माना। तो R1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 ओम, और प्लस में R2 की वैल्यू कितनी है, R1 की 4 ओम और R2 की 20 ओम। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 ओम। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। तो टोटल जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम शोधन का, अगर सारे के सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस, तो आप टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला रखोगे R बराबर R1 प्लस R2, जितने भी प्रतिरोध है इन सभी को इसी क्रम में क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ठीक है। डॉट 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 R जितने भी प्रतिरोध, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं, कुल धारा निकालनी है, कुल धारा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो निकाल दे कुल धारा। तो आंसर नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, तो आंसर नंबर सेकंड कुल धारा। अब आप सभी जानते हो कि श्रेणी क्रम शोधन में कुल धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है, धारा समान रहती है। ये देखा है हमने अभी पीछे डिफरेंस देखा था, तो उसमें I बराबर क्या होता है, ओम के नियम को जानते हो सभी, V बराबर V समानुपाती I होता है, और V बराबर क्या होता है, I R होता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि I समान रहता है इस वाले में। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा, V बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब मान लो आंसर आ जाएगा। तो R क्या है, यहाँ पर R जो है वो टोटल प्रतिरोध है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं। तो I बराबर क्या होगा, V बटे R। तो V यहाँ पर क्या है, बैटरी का टोटल वोल्टेज है, और R यहाँ पर क्या है, कुल प्रतिरोध है, जो आपने अभी निकाला कुल प्रतिरोध। तो बैटरी का वोल्टेज आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। तो आप मान देंगे फटाफट, तो आ जाएगा I बराबर V का मान हो गया 6 और बटे में R का मान क्या है, टोटल 24। तो आप लिख दोगे कि 6 एकम 6 और 6 चौका 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4, और I की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। अब कोई बोलेगा कि यहाँ तक तो सही नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि यहाँ तक सही नहीं है, तो आप इसको भाग दे दो। 1/4 में जब आप भाग दोगे तो क्या आएगा,
पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, उसके बाद में 2 और 5 यानी पॉइंट 25 आ जाएगा। पॉइंट कितना आ जाएगा 25 एम्पियर। तो 1/4 एम्पियर लिखो या फिर पॉइंट 25 एम्पियर लिखो, दोनों ही आपके क्या है सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला दूसरा सेकंड जो क्वेश्चन है ये वाला भी क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। चलिए अब दूसरा निकाल लेते हैं। अब इसने पूछा है कि लेंथ के सिरों पर विभवांतर निकालो और चालक के सिरों पर विभवांतर निकालो। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि आपको पता है कि श्रेणीक्रम शोधन के अंदर विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा और इस वाले के सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो दोनों क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो विभवांतर का पहले निकालते हैं चालक के सिरों पर विभवांतर और उसके बाद में निकालते हैं किसके सिरों पर विभवांतर, किसके सिरों पर, लाइन के सिरों पर विभवांतर। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्वेश्चन भी ध्यान दें। चलिए दिख रहा है, करते हैं इसको। चलिए अब दिख रहा है। अब देखो यहां से हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो बात करनी है हमें कि इस लेंथ के सिरों पर विभवांतर देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो लेंथ के सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो आएगा, आंसर नंबर 3 की बात कर रहा हूं। तो लेंथ के सिरों पर विभवांतर, लेंथ के लिए मैं सीधा लिख रहा हूं लेंथ के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है विभवांतर निकालो तो लेंथ के लिए। तो हमने क्या माना, लेंथ के सिरों पर विभवांतर क्या माना था, यहां पर हमने माना V2, क्या मान रखा है हमने, V2 मान रखा है। आप V1 मान लो, आपकी मर्जी है। तो V2 मान रखा है, तो आप जानते हो कि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I होता है। तो हमें तो V निकालना है। तो V यहां पर क्या है, V यहां पर क्या है, लेंथ के लिए। लेंथ के लिए अगर V की बात करूंगा तो लेंथ के लिए V क्या है, V2 है, ठीक है, V2 है, बराबर है। I क्या रहता है, समान रहता है, तो I का I लिखेंगे। R क्या है इसके लिए, इस वाले को हमने क्या माना, R1 माना और इस वाले को क्या माना, R2 माना, तो हम लिख देंगे R2। अब वैल्यू रख दो और V2 का हमें पता नहीं, ये निकालना है। और I क्या है, ये भी निकाल के है 1/4, तो हम लिख देंगे 1/4 या 0.25 लिख दो, ठीक है। और गुणा में R2 का मान कितना है, अभी देखा 20, कितना हो गया 20 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5। तो यानी कि V2 का मान जो है वो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 वोल्ट। तो ये जो है इस वाले लेंथ की अगर बात करूं तो इस लेंथ के सिरों पर जो वोल्ट आएगी यानी कि विभवांतर जो आएगा वो कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा। अब मैं दूसरे को इस चालक के सिरों पर विभवांतर जो है वो बिना निकाले नहीं बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं कि बैटरी का जो टोटल वोल्टेज जो आपको दे रखा है V, वो दे रखा है 6 वोल्ट और इससे ज्यादा तो सर्किट में जाने से नहीं। इसका मतलब इस वाले लेंथ के ऊपर 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्टेज आ रही है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली चालक में जो वोल्टेज आएगी वो कितनी होगी, 5 यहां आ गई, टोटल 6 है। इसका मतलब V1 की जो वैल्यू है वो निश्चित तौर पर क्या होगी, 1 वोल्ट होगी। अब कैसे होगी, चलिए देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेते हैं कि वास्तव में ये आता है कि नहीं आता। चलिए तो यहां से हम निकालेंगे किसके लिए, चालक के लिए। तो लिख देता हूं मैं चालक के लिए। तो चालक के लिए हमने V क्या माना, हमने क्या माना, V1 माना, क्योंकि ओम का नियम फॉलो कर रहे हो। V का मान क्या है, V1 बराबर I सेम रहता है और R क्या है, इसके लिए चालक के लिए R हमने मान रखा है R। अब मान लेते हैं V1 बराबर, दिख रहा है सभी को, ठीक है दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। I धारा जो है वो टोटल धारा हमने निकाली थी पहले ही, कितनी होगी 1/4 गुणा R1 का मान कितना है, देख लो डायग्राम। R1 इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है, चालक का कितना दिया हुआ है, 4 ओम दे रखा है, दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए हम इसका मान कर देंगे 4। तो आइए ये तो 4 ओम बन गया, ये 4, अरे चलिए यहां से 4 ओम बन गया। अब आप देख सकते हैं कि 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बचा। तो 1 वोल्ट आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखें, आप इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें जब पता है कि बैटरी का टोटल वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है, तो निश्चित तौर पर जब ये पावर आ जाता है तो लास्ट में बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो यहां से डायरेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे, एक के सिरों पर अगर विभवांतर आ जाएगा तो दूसरे वाले में ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन था,
ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सवालों को हल करना है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे कि हम इन क्वेश्चनों में कर रहे हैं तो क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है। याद रखना है कि आई हमेशा समान रहेगा, किसी के सिरों पर भी निकालो, अगर इस वाले के सिरों पर आई निकालते वो भी समान रहता, और इस वाले के सिरों पर अगर आई निकालते या फिर इसमें से आई का मान निकालते तो भी समान ही रहने वाला था, यानी कि 1/4 एम्पियर ही इस सर्किट में से फ्लो है। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रखनी है। V हमेशा अलग अलग होगा, ये आपने बात याद रखी है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि विभवांतर सभी के सिरों पर क्या होता है, अलग अलग होता है, ये हमने देखा इसी सवाल में भी देखा। बस वो चीजें जब तक याद रह जाएगी उसके बाद में आपको सारे सवाल क्या हो जाएंगे, इजीली आप कर सकते हो। और 1 मिनट में आपको ओम के नियम को याद भी बराबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आराम से आपको फिट रहेंगे। और तो बात करके एक और क्वेश्चन भी, अभी उत्तर कैसे जाएगा इसको ऊपर करते हैं, ये ज्यादा ही ऊपर चला गया, चलो जाने। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन, आपको 500 टर्म की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3, जिसके जो प्रतिरोध के मान दे रखे हैं 5, 10 और 30। ये आता है समांतर क्रम का, 500 टर्म का समांतर क्रम। तो प्रतिरोधों का क्रम है एक समांतर क्रम, और इसमें आपको प्रतिरोध दे रखे हैं, R1 का मान दे रखा है, R2 का दे रखा है और R3 का दे रखा है, और इसका मान दे रखा है 5 ओम, इसका मान दे रखा है आपको 10 ओम, और इसका मान आपको दे रखा है 30 ओम। तो इस तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है, चलो मैं मेरे से बना के दे देता हूं। यहां पर मान लो अपन देखते हैं, ये एक सर्किट है समांतर क्रम का, तो इस तरीके से बना लेंगे, एक ग्राफिक डायग्राम बना लेंगे, उसमें देख लेंगे इस तरीके से हमने बनाया था समांतर क्रम का। ठीक है, चलिए यहां से हमने बैटरी जोड़ी, यहां पर हमने कुंजी जोड़ी, इस प्रकार से सर्किट को हमने कंप्लीट किया। तो थोड़ा सा देखते जाना, ये कर चुके हैं हम। तो R1 ये वाला मान ले, ये R2 मान ले, और ये वाला R3। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 5 ओम, कितनी दे रखी है 5 ओम, और इस वाले को दे रखी है 10 ओम, और इस वाले को दे रखी है 30 ओम। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दिया पता लगाया सिस्टम। तो यहाँ पर अगर पता लगाया हुआ दे रखा है आपको, तो निकालना क्या है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर बैटरी का जो वोल्टेज है, ये वाली जो है, इसके सिरों पर जो वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है 12 वोल्ट। बैटरी जो टोटल वोल्टेज दिए रखी है वो कितना है 12 वोल्ट। और आप सभी जानते हैं कि समांतर क्रम शोधन में जो कुल विभवांतर जो होता है वो सेम रहता है, ये जानते हैं आप सभी। यानी कि यहाँ पर V सेम रहेगा, परंतु I का मान जो है I1 यहाँ पर इसमें से जाएगी I2 धारा, इस वाले प्रतिरोध में से जाएगी I3, क्योंकि यहाँ पर तार संधि है, और इससे ये तार इधर वाले में I1 जा रही है, इधर वाले में I2 और इधर वाले में, तो यहां से जो जा रही है वो धारा जा रही है I, ऊपर वाले में जा रही है। इस पॉइंट पर आते ही सारी की सारी धाराएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ भी I1, I2 यहाँ से आएगी, I3 यहाँ से आएगी, टोटल यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर I निकल के आ जाएगी, यानी इन तीनों धाराओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो इसका मतलब इन सभी के सिरों में, इन सभी के अंदर से गुजरने वाली जो धारा है उसका मान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए यहां से अपन निकाल लेंगे कि V का मान हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें निकालना है कुल प्रतिरोध। क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध। हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरी बात हमें निकालना है, क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध में से धारा निकालनी है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध से धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। ये भी आपको निकालना है। हायर क्वेश्चन तीसरा जो आपको दे रखा है C नंबर, वो आपको दिया हुआ है कुल प्रतिरोध निकालिए। सॉरी, कुल प्रतिरोध हमने देख लिया, प्रत्येक प्रतिरोध से धारा निकालिए, परिपथ में कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा। तो कुल धारा की बात करें, एक कुल प्रतिरोध है, एक आपको क्या निकालना है, कुल धारा निकालनी है। तो यहां तक किस किस को समस्या है, बस लिखा है मैंने, अभी इसको पोस्टमार्टम कर देंगे आराम से, पूरा का पूरा सवाल जो है वो इजीली हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे।
कैसे करेंगे, चलिए आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कुल प्रतिरोध निकालिए भाई साहब। तो आप जानते हो कि समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है, ऑब्वियसली आप सभी जानते हो, इतने तो आप इंटेलिजेंट होगी, है ना। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला जितने भी दिए सभी जोड़ देंगे। तो चलिए 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है 5 और R2 का मान हमने क्या माना 10 और इसी प्रकार से R3 का मान हमने क्या माना 30। तो इस प्रकार की जब यूनिट दी हो तो आप इसको हल करने के लिए क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो 30 को से डिवाइड किया 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस अब 10 को 30 से किया 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 30 को 30 से किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 3 9 9 1 10 10 बटे कितना हो गया 30। 1/R बराबर आ जाएगा 10/30। तो ये 10/30 1/R का मान है, तो R का मान क्या आ जाएगा रख देंगे तो ये हो जाएगा 30/10 और 30/10 क्या होता है 3 होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आपके पास आया वो कितना आया 3 ओम है। कितना हुआ है 3 ओम। तो देख सकते हैं आप सभी 30 हो गया, ये 6/30 होता है 6 + 3 और इस प्रकार से आपका कुल जो प्रतिरोध आया वो कितना आया 3 ओम आया है। कितना ओम आया है 3 ओम आया। ये चीज आप ध्यान रखें कि जो टोटल प्रतिरोध जो है श्रेणी समांतर क्रम में वो कुल कितना आ गया 3 ओम आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने हल कर लिया है इजी। उसके बाद ये बात करें कि प्रत्येक प्रतिरोध में से धारा निकालो कि यहां से इस सर्किट में से जो I1 निकली है इसका मान निकालो, इस वाले वायर से I2 गई है उसका मान निकालो और इस वाले I3 से जो धारा गई है उसका मान निकालिए। तो आपको इन तीनों धाराओं का क्या करना है मान निकालना है। तो चलिए करते हैं इसका भी पोस्टमार्टम। तो थोड़ा सा इधर किसका लेते हैं इसको, जिससे आपको थोड़ा सा क्या रहे ध्यान रहे कि कौन से की किसकी बात की जा रही है। थोड़ा सा नीचे आ जाए बेटा, ऐसे ऊपर नहीं रुका रहे यार क्या इसको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना कभी। चलिए देख लेते हैं, है ना। इसको भी गुस्सा आ जाता है यार काफी टाइम हो गया, अब ये वापस कैसे आएगा अब जान आ गया तो आप हो गया शुक्र है। चलिए यहां से आ जाइए। अब इसके ऊपर आपको पूरा पूरा कैलकुलेशन करवा दूंगा आराम से। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालिए, यानी कि इस वाले में I1 का मान निकालो I2 I3 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले प्रत्येक प्रतिरोध की बात हो रही है, यहां पर मैं लिख दूंगा R1 इसके लिए R। तो आंसर नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए सारे आंसर नंबर सेकंड I1 तो I का फॉर्मूला क्या था ओम के लिए V/R, तो V/R V सेम रहता है और R क्या है I1 के लिए R I1 हमारा ओम्स के लिए R क्या है R1, तो मैंने लिखा ठीक है। तो हम लिख देंगे कितना हो जाएगा V का मान क्या है वोल्टेज बैटरी का टोटल कितना है 12 वोल्ट, तो 12 लिख देंगे और R1 का मान कितना है अभी देखा हमने 5, तो हमने लिख देंगे 12/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा इतनी एम्पीयर धारा आ जाएगी और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 5 × 10 और 5 का 20, तो 2.4 एम्पीयर आ जाएगी। कितनी एम्पीयर आ जाएगी 2.4 एम्पीयर। तो R1 प्रतिरोध में से जो धारा गुजरेगी वो कितनी गुजरेगी 2.4 एम्पीयर गुजरेगी। आइए दूसरी बात करते हैं। इसी प्रकार से हम I2 धारा की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं I2 धारा की। तो दोस्तों यहाँ पर I2 जो है वो क्या है वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा V/R2 V/R2। तो V का मान यहाँ पर कितना है, V का मान आप बता सकते हो कि सर V का जो मान जो है वो दिया हुआ बैटरी वोल्टेज 12 कितनी वोल्ट दी है 12। और इसी प्रकार से R2 जो है वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 10, कितना दिया गया है 10 दिया गया, तो आप लिख देंगे 10। तो जब 12 में आप 10 का भाग दोगे तब उत्तर आएगा 1.2 एम्पीयर, कितना आएगा 1.2 एम्पीयर। तो I2 प्रतिरोध में जो धारा निकल रही थी I2 उसका भी मान हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने क्या क्या चीज देखी, हमने I1 का मान निकाल लिया, हमने I2 का भी मान निकाल लिया है। अब एक और रह गया जिसका मान निकाल लेते हैं, किसका मान रह गया I3 का। चलिए इधर निकाल लेते हैं I3, तो वही है I का मान V/R
R, तो V सही रहता है, R क्या है, R3 है। चलिए I3 इक्वल V क्या है, 12 वोल्ट। स्टैटिक वोल्टेज थोड़ी चेंज होगी, 12 दिया हुआ। उसके बाद में R3 का जो मान है वो दे रखा है कितना, 30 दे रखा है, तो हमने लिखा है। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 किया 12, हमने 3 से किया तो 4 से 12, नीचे 10 है ना, यानी कि इसका जो भाग है नीचे 10 इसका मतलब क्या है, पॉइंट क्या है, कितना आएगा, 0.4, कितना आएगा, 0.4। ठीक है, तो 0.4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निश्चित तौर पर सारी की सारी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज निकालनी है, कौन सी आपको दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जब कुल प्रतिरोध पूछा तो हमने फॉर्मूला लगाया था कि हमने कुल प्रतिरोध निकाल दिया, कितना, 3 ओम निकाल दिया। उसके बाद हमने अलग अलग प्रतिरोध के लिए धारा पूछी तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला लगाया, I बराबर V बटे R। अब R1 की बात कर रहे हैं तो सारे डाटा R1 के लिखेंगे, और R2 की बात कर रहे हैं तो सारे डाटा यहाँ पर I2 की बात करें तो R2 के सारे डाटा लिखेंगे, और इस वाले की बात करें R3 की तो सारे डाटा इसमें लिखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब आपसे तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कुल धारा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल धारा। तो हमने अलग अलग धारा बताया, कुल धारा क्या होगी, इन सभी का योग होगी। I1 I2 I3 हमने क्वेश्चन में देखा था, तो इन सभी का योग होगी। इसका मतलब I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि ये जो धाराएं जुड़ी है ये सारी धाराएं हमने जो निकाली है तो जोड़ देंगे, तो 2.4 सभी को जोड़ना होगा। जरा गाड़ी में वहां देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। चलिए अब देखिए यहां से, तो I1 का मान कितना है, 2.4, ठीक है 2.4। उसके बाद में I1 का मान जोड़ता हूं सभी को। I2 की वैल्यू कितनी दी है, कितनी दी है निकाली हमने, I2 की वैल्यू निकाली है 1.2 है। उसके बाद में I3 का मान कितना निकाला है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो I3 का जो मान है वो हमने निकाला कितना, 0.4। इन सभी को जोड़ो, 4 2 6 6 और 4 10, हासिल 1 और 1 हासिल जो बची इसको जोड़ दिया 3 3 और 6, तो 4 एम्पियर। टोटल एम्पियर कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है, चाहे समांतर क्रम संयोजन के पूछे चाहे श्रेणी क्रम संयोजन के पूछे, किसी भी प्रकार का आपको न्यूमेरिकल पूछ ले आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जितना भी आपसे हो सकता है बन सकता है। आपको अगर वास्तव में ये चीजें लगी है कि आपको दिया गया कंटेंट वास्तव में अच्छा है तो आप सभी के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। और इसी उम्मीद के साथ मिलूंगा मैं आपसे एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत।